हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर भी नहीं बोलूँ, उसको मैं बोलूंगा वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये टॉपिक है हमारा। अच्छा जी, ये टॉपिक में क्या है कि हमें एक इस तरह से ऑसिलेटर दिया गया है। ऑसिलेटर का मतलब हो गया पार्टिकल्स जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, उनको हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दी गई है, कोई पार्टिकल है, वो उसकी जो मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन के अबाउट लीनियर ऑसिलेशन कर रहा है। लीनियर ऑसिलेशन, लीनियर ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर ऑसिलेशन का मतलब हुआ कि मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो इसके ऑसिलेशन है वो ऐसे चल रहे हैं लीनियरली ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है ऐसे। ऐसे जो ऑसिलेशंस होते हैं वो होते हैं वन डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऐसे को ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए आपको पता है कि वी नो दैट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जरूरी है कि उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगे, और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होता है? वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। रीस्टोरिंग फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एज वी नो दैट फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए हमें ये पता है कि एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है उसके हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। और माइनस साइन ये शो करता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, अगर ये फोर्स है तो ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं के को हम क्या नाम देते हैं? के को हम नाम देते हैं फोर्स कांस्टेंट, या जो फोर्स कांस्टेंट नाम देते हैं ना। फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, कई जगह इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, और कई जगह इसको नाम दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट भी, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसकी वजह से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जिसको आप स्प्रिंग एनर्जी भी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स there is a potential energy, और उस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिख दिया Vx से, और उसकी वैल्यू बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां से एक इक्वेशन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन भी बनती है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या बनती है? इसी इक्वेशन से बनती है। वो क्या बनती है? d2x अपॉन dt2 प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, और के अपॉन एम को आप लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, के अपॉन एम को आप लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आप लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम, या आप लिख सकते हैं के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि के बराबर जब आप एम ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होगा पोटेंशियल एनर्जी का। इसका फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। यहां तक बात क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो यहां तक क्लियर है चीजें? अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये जो वैल्यू आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। एज वी कैन सी द वैल्यू ऑफ potential energy
इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। हेंस वी कैन अप्लाई, हेंस वी कैन अप्लाई श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लगाएंगे और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा -h⁻² और ये हो जाएगा साई एक्स। तो अगर एक डायरेक्शन है तो del2 प्लस वी एक्स और प्लस ई साई एक्स, यहां पर भी साई एक्स आएगा, यहां पर भी लगाओ साई एक्स और इक्वल्स टू ई साई एक्स। ये हमने इक्वेशन लिख दी। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू है ½ तो वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो -h⁻² d2 साई dx2 प्लस, इसकी जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया ½ ये रहा साई एक्स और इक्वल्स टू ई साई एक्स। इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब कर दूंगा, d2 साई dx2 प्लस यहां पर बनेगा मेरे पास, कॉमन ले लिया मैंने 2m/h² और ये बनेगा, इधर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा e -12kx² और बाहर कॉमन जो रहेगा वो रहेगा साई एक्स इक्वल्स टू 0। सिंस हमें ये पता है कि जो k है वो किसके बराबर है, m⍵², तो मैं ये वैल्यू भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा और जब मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ बनेगा del2 साई del(x2) प्लस 2m/h² और यहाँ पर e माइनस, इसकी जगह मैंने लिख दिया ½ m⍵²x² और ये हो गया साई एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ कंसीडर करूंगा। कंसीडर क्या करूंगा, मैंने मान लिया लेट मैंने माना अल्फा की वैल्यू को मैंने माना किसके बराबर, m⍵/h और फिर मैंने माना लैम्बडा किसके बराबर, 2e/h⁻ω। ये दो चीजें हमने कंसीडर करी और साथ ही साथ हमने क्या माना, y बराबर α(x), ये तीन चीजें हमने यहां पर कंसीडर कर ली। अल्फा इक्वल्स टू √m⍵/h, लैम्बडा इक्वल्स टू 2e/h⁻ω और y इक्वल्स टू हमने क्या कंसीडर कर लिया, α(x). अल्फा की अगर वैल्यू आप डाल देते हो तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी m⍵/h, इसकी पावर हो जाएगी हाफ और ये हो गया x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है, ये जितनी भी वैल्यूज है इनको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी कुछ ऐसी, del2 साई del(x2). अच्छा, x की जगह मैंने y लिख लिया यहाँ पर, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ था dx। अब ये इसकी जगह मैं किससे रिप्लेस करूंगा, y से, तो y से रिप्लेस करूंगा तो इक्वेशन जो बन के आ जाएगी हमारे पास वो y के फॉर्म में बना रहा हूं मैं। y के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी del2 साई del(y2) प्लस लैम्बडा -y² साई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां से आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो करूंगा तो फिर ये 10 दिन में भी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इससे आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत वो करता हुआ मैं दिखाई भी दूंगा तुम्हें, मैं कहीं पर लिखूंगा अभी मैं, जैसे कि हर्माइट फंक्शन, एक मैं नाम बोलूंगा हर्माइट फंक्शन, एक जगह मैं नाम बोलूंगा हर्माइट फंक्शन, एक जगह मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो वो सब स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो हमें उस चीज में नहीं जाना है कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे हो रही है, हमें इसके सॉल्यूशंस को मेनली देखना है। वो सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं वो हमें याद होने चाहिए, वही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो आएगा कि फॉर नॉन एसिम्प्टोटिक कंडीशन, नॉन एसिम्प्टोटिक कंडीशन, इफ y स्क्वायर इज ग्रेटर देन लैम्बडा, y स्क्वायर लैम्बडा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो लैम्बडा की वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। देन वी कैन नेग्लेक्ट
द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और लैम्डा की वैल्यू को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है del 2 साई अपॉन del y2 माइनस वाई स्क्वायर और साई, माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको मैंने ये बना लिया, यहां तक ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साई, साई जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक, कौन सी वैल्यू निकालनी, एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के लिए अब मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, एनर्जी आइगन वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां पर ये लिखूंगा बाय द यूज ऑफ स्पेशल फंक्शंस। यहां पर सीधा सीधा मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यहां पर यूज हो रहा है स्पेशल फंक्शंस का। तो स्पेशल फंक्शन का यूज करते हुए हमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनाने हैं, हमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनाने हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मतलब जो हमारे पास कंडीशंस होती है श्रोडिंजर इक्वेशंस की, कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, वो इसके एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनता है। तो फॉर द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहां पर लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है मैं बता रहा हूं, मैं पहले लिख देता हूं, फॉर द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि ये जो वैल्यू आई है लैम्डा की, डेरिवेशन से आती है। डेरिवेशन कौन सा, यहां पर हर्माइट फंक्शंस, पॉलिनोमियल, स्पेशल फंक्शंस का यूज करते हैं, वहां से हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, 2n+1, जहां पर n जो है n, वेयर n जो है वो वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू इस तरह से चलती है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यू चलती है। अब हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि जो लैम्डा है ना, हमने ये माना हुआ था कि एज लैम्डा जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 2e अपॉन एच कट ओमेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो अगर nth स्टेट की आपको एनर्जी चाहिए तो 2en ओवर एच कट ओमेगा और लैम्डा, nth स्टेट के लिए। पर लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, 2n+1 के बराबर है। तो यहां से आपने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो यहां बनेगा 2en अपॉन एच कट ओमेगा, और ये बन जाएगा 2n+1। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2n+1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा n+1/2 एच कट ओमेगा, n+1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई, nth स्टेट की एनर्जी आ गई, इसकी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का फॉर्मूला आ गया किसी भी nth स्टेट के लिए। तो यहां से इस फॉर्मूला से अगर मैं अलग अलग वैल्यूज बनाऊं, अलग अलग वैल्यूज बनाने का मतलब है कि मैंने अलग अलग एनर्जी स्टेट्स बनाए। लेट सपोज मैंने कुछ एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ कर देता हूं, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मैंने अलग अलग एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ कर दी। और इन एनर्जी स्टेट्स के लिए मैंने n की वैल्यू को लिख दिया, यहां पर लिखा मैंने n=0, यहां पर लिखा मैंने n=1, यहां पर लिखा मैंने n=2, यहां पर लिखा n=3 और यहां पर लिखा n=4। जब मैं n की वैल्यू डालता हूं तो ये जो है 0th स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट, यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है हाफ एच कट ओमेगा आ रही है। इसके अगली वाली स्टेट के अंदर आएगी 3/2 एच कट ओमेगा। इसके अगली वाली स्टेट में क्या आएगी, E2 = 5/2 एच कट ओमेगा। इसके अगली वाली स्टेट में क्या आएगी, E3 = 7/2 एच कट ओमेगा। और इसके अगली वाली स्टेट में E4 क्या आएगा, 9/2 एच कट ओमेगा। यार ये सब आएंगी वैल्यू, वो आप निकाल भी लोगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू
टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो एनर्जी ऑफ nth स्टेट जो होती है वो कितनी होती है, n इंटू हाफ एच कट ओमेगा, एंड फॉर n इक्वल्स टू 0 ई एन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग n बराबर 0 पर भी जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है, हाफ एच कट ओमेगा। यहां पर 0 स्टेट पर भी पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है क्वांटम के अकॉर्डिंगली, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कितनी हो जाती है 0। और ये जो एनर्जी आती है जो 0 स्टेट के ऊपर है, इसको हम नाम देते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी नाम देते हैं। क्लियर है यहां तक? इसमें नहीं बोल रहा मैं चेंज ऑफ वेरिएबल। वो जो चेंज ऑफ वेरिएबल है उसके पहले भी मैंने बहुत सारे इक्वेशंस लगाए हैं यहाँ पर, मतलब इसके आगे जो है इक्वेशंस लग रहे होंगे, हर्माइट फंक्शंस और ये सब यूज हो रहे होंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें। तो वो सब चीज़ों में हम नहीं जाना चाहते, हर्माइट फंक्शन और लेजेंड्रे फंक्शन ये सब यूज हो रहे हैं उस चीज़ों में। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी, 0 पॉइंट एनर्जी आ जाएगी, यानी कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 0 नहीं है, उसके पास एक एनर्जी है जिसकी वैल्यू है 0 स्टेट में भी हाफ एच कट ओमेगा। अब जो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी ये वाली, अब इसका मेरे को सॉल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं यूज करूंगा हर्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन को ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैं यूज करूंगा अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन, और ये जो वैल्यू आई है ये एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन। तो ये आइगन फंक्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो निकलेगा अकॉर्डिंग टू हर्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन ना। सॉल्यूशन ऑफ आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, सॉल्यूशन नहीं, वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन, इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, वैल्यू भी नहीं बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, या आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। वो आइगन फंक्शन जो है, जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी हुई थी उसका सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एन। अब ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये बनेगा एच एन वाई, एच एन वाई। जहां ये जो एच एन वाई लिखा हुआ है ये एच एन वाई है हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या है, हर्माइट, हर्माइट पॉलिनोमियल। और ये जो एन एन लिखा है ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और एच एन वाई जो लिखा है ये क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है y, सिंस यहां पर y की वैल्यू हमने क्या मानी हुई थी, यहां पर लिखा हुआ है हमने y की वैल्यू को, कहां पर, यहां पर y की वैल्यू को अल्फा x लिखा हुआ है, y की वैल्यू को अल्फा x लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हेंस वेव फंक्शन, हेंस वेव फंक्शन, तो ये जो वेव फंक्शन बन जाएगा, ये वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, साई एन एन, साई एन एन e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच एन, और y की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया अल्फा एक्स, y की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया अल्फा एक्स, तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये याद करने वाली चीज़ है,
ये तुम्हें ऐसे कोई इसमें डेरिवेशन में तुम्हें नहीं घुसना है, क्योंकि डेरिवेशन में घुसोगे तो इसमें बहुत बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। हर्माइट पॉलिनोमियल में जाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में स्पेशल फंक्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर कह रहा हूं ये स्पेशल फंक्शन लगा के यूज कर रहे हैं इसमें। इसको हम नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हुए आए हैं वैसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ y की जगह अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख देंगे। यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये y, यहाँ y की जगह रख दोगे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको और सॉल्व करना चाहो तो तुम लिख सकते हो n e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 hn अल्फा एक्स, ऐसा लिख सकते हो अगर चाहो तो, y की जगह वैल्यू रखना है। अब अगर मेरे को n की वैल्यू चाहिए, इस n की वैल्यू चाहिए, तो इस n की वैल्यू के लिए हम लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, है ना। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, we use the condition of normalization, we use the condition of normalization, हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करते हैं और यहां से इसकी वैल्यू निकल के आती है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन का जब हम यूज करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है n इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई 2 पावर n और फैक्टोरियल n, 1 अपॉन अंडर रूट पाई 2 पावर n और फैक्टोरियल n और इसकी पावर हाफ। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन निकाल के लगा के हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, n की। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालते हैं, n की। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाइए यहाँ और उसके बाद जो हर्माइट अल्फा एक्स, ये जो लिखा हुआ है hn अल्फा एक्स या hn y, इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है जिसको हम कहते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल मतलब जो आपने लिखा हुआ है एच वाई, उसकी वैल्यू y इक्वल्स टू अल्फा एक्स है, तो इसकी अलग अलग वैल्यू निकलेगी। जैसे एच नॉट वाई, इसकी वैल्यू आएगी 1, ये फिक्स वैल्यूज है। h1 y इक्वल्स टू कितना होगा 2y, h2y इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आएगी 4y स्क्वायर माइनस 2, और इसी तरह से h3y इसकी वैल्यू आएगी 8y क्यूब माइनस 12y। ये हर्माइट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पर क्या होता है, ये जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसकी कुछ क्या बोलते हैं इसको, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जैसे n की अगर इवन वैल्यू है तो n की इवन वैल्यू के लिए ये जो वेव फंक्शन है ये होते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और n की ऑड वैल्यू के लिए ये जो वेव फंक्शन है ये होते हैं असिमेट्रिक वेव फंक्शन, है ना। तो फॉर द इवन वैल्यू ऑफ n वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक। वेव फंक्शन इसके लिए क्या होता है, सिमेट्रिक। फॉर द ऑड वैल्यू ऑफ n वेव फंक्शन इज असिमेट्रिक। इसके लिए वेव फंक्शन जो है असिमेट्रिक होता है ना। दो चीजें हो गई। उसके बाद जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल भी होते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ LHO मतलब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो ये ऑर्थोगोनल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन कराऊं पहले, उसके बाद बात करेंगे आगे।
तो क्वेश्चन में निकाल लेता हूं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन ऐसा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ a one dimensional ground state energy of a one dimensional harmonic oscillator one dimensional harmonic oscillator is 6.2 electron volt 6.2 electron volt if the oscillator undergoes if the oscillator undergoes a transition undergoes a transition from its n is equals to 3 n is equals to 3 level to n is equals to 2 level by emitting a photon then what is the wavelength associated with photon what is the wavelength associated with photon ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन ए है 50 nm ऑप्शन बी है 62 nm ऑप्शन सी दिया है 100 nm और ऑप्शन डी दिया है 200 nm। ठीक है, देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया एन की वैल्यू है 0, वो स्टेट्स बना लो एक बार 1 2 3 4, तो ये 0 ये 1 ये 2 और 3। 0 पर है जब एनर्जी की वैल्यू कितनी है हाफ एच कट ओमेगा, यहां पर होगा जब कितना होगा 3/2 एच कट ओमेगा, यहां पर होगा जब कितना होगा 5/2 एच कट ओमेगा, यहां पर होगा जब कितना होगा 7/2 एच कट ओमेगा। तो अंडर गोज अ ट्रांजिशन कहां से हो रहा है 3 से 2 में, तो ट्रांजिशन हो रहा है यहां से और क्या बाहर निकल रहा है फोटोन बाहर निकल रहा है मतलब आप क्या लगाओगे डी ब्रोगली वेवलेंथ लगाओगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे एच न्यू, और न्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है सी अपॉन लैम्डा। तो आपको गिवन है ई नॉट की वैल्यू कितनी है हाफ एच कट ओमेगा, और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, ये वैल्यू है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से ये वैल्यू कितनी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एच कट जो लिखा है एच कट को आप क्या लिख सकते हो एच अपॉन 2 पाई, है ना, मैं यहां लिख देता हूं सिंस एच कट जो है वो कितना है एच अपॉन 2 पाई, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, तो न्यू को आप क्या लिख सकते हो ओमेगा ओवर 2 पाई। तो यहां से जो एच कट ओमेगा बन रहा होगा यानी कि एच अपॉन 2 पाई ओमेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एच न्यू लिख सकते हो। तो यहां से मैं इस फॉर्मूला को लिख सकता हूं हाफ एच न्यू इक्वल्स टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है हमें। अब हमें क्या चाहिए एनर्जी का लेवल, है ना, यानी कि आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है E3 माइनस E2, तो 3 माइनस 2 7/2 एच न्यू में से माइनस कर दिया 5/2 एच न्यू, तो 7/2 एच न्यू में से माइनस कर दिया आपने 5/2 एच न्यू, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा एच न्यू बच जाएगा, और न्यू किसके बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल हो गया। तो एच सी अपॉन लैम्डा जो है यहां से न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से एच सी अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू यहां उठाकर रखो, तो ये कितना हो जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो गई एच सी ओवर लैम्डा की। आपको निकालनी वेवलेंथ,
वेवलेंथ कैसे निकालोगे, सिंस एच सी अपॉन लेमडा किसके इक्वल हो गया 12.4, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी एच सी अपॉन 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर एच की वैल्यू रखोगे सी की वैल्यू रखोगे, तो यहां से आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी और इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 100 nm। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 100 nm, जो कि ऑप्शन होगा सी। ठीक है, जो कि ऑप्शन होगा सी। हाँ हाँ वही यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर if the transition energy, if the transition energy, if the transition energy from third state, from third state to second state, third state to second state is 4.8 electron volt, then what is the ground state energy, what is the ground state energy, तो इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड से सेकंड, वही लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड से सेकंड में कितना बनेगा एच सी ओवर लैम्डा एच न्यू, है ना। तो एज वी नो वही लास्ट वाला है बिल्कुल। तो थर्ड से सेकंड हो रहा है, मतलब थर्ड पे कितना होगा एन इक्वल टू थर्ड से सेकंड, वही 5 एच न्यू बन रहा होगा, तो E3 माइनस E2, तो E3 माइनस E2 देखो यहां पे बनाया मैंने, यही तो बनाया था, 7/2 एच न्यू, 7/2 एच न्यू माइनस 5/2 एच न्यू, तो ये बनेगा एच न्यू। क्लियर, और ये एच न्यू मतलब एच सी अपॉन लेमडा, इसकी वैल्यू है कितनी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है हाफ एच न्यू, तो एच न्यू की वैल्यू कितनी है 4.8, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कितना 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है अ पार्टिकल ऑफ मास m, in a one dimensional potential, one dimensional potential given by Vx equals to infinite for x less than 0 and Vx equals to kx square upon 2 for x greater than 0. The first excited state has an energy, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज एन एनर्जी, ऑप्शन ए आपको गिवन है 3/2 एच कट अंडर रूट के अपॉन एम, ऑप्शन बी आपको गिवन है 7/2 एच कट अंडर रूट के अपॉन एम, ऑप्शन सी आपको गिवन है 1/2 एच कट अंडर रूट के अपॉन एम और ऑप्शन डी आपको गिवन है 5/2 एच कट अंडर रूट के अपॉन। ये क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री कंडीशन जो है उसको लिख लो। तो गिवन बाउंड्री कंडीशन जो है गिवन क्या है आपको, गिवन है Vx इक्वल्स टू, एक बार इसकी वैल्यू है s इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कब है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और एक बार इसकी वैल्यू है kx स्क्वायर अपॉन 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हमने जो ऑसिलेटर बनाया था वो कुछ ऐसे बनाया था, ऑसिलेटर जो हमने बनाया था वो ऐसे था, तो ये जो साइड है ये है x ग्रेटर देन 0 वाली
और ये जो साइड है ये है x लेस देन 0 वाली। तो जो ऑसिलेटर है वो इस तरह से मोशन कर रहा है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मोशन कर रहा है तो इसके अंदर सारी स्टेट्स है, यानी कि 0 भी है, इसके अंदर 1 भी है, इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 3 भी है, इसके अंदर 4 भी है, इसके अंदर 5 भी है ना। तो पर अब ये जो यहाँ पर कंडीशन दिख रही है वन साइडेड हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड है नहीं। ये वाली साइड क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइड के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे दी आपको इनफाइनाइट। तो ये वाली साइड कर दी खत्म। तो ये हो गया केवल और केवल वन साइडेड पोटेंशियल ऑसिलेटर। तो ये क्या हो गया? वन साइडेड पोटेंशियल ऑसिलेटर, वन साइडेड ऑसिलेटर। तो वन साइडेड ऑसिलेटर हो गया। तो यहां पर n की जो वैल्यू है वो कौन सी हो गई? ये अगर यहां से चालू होता है 0 से कहां पर गया? 1 पर गया, फिर ये 2 पर आया, 2 पर ये मेन पोजीशन पर आ रहा है, फिर यहां पर चला जाएगा 3, फिर यहां पर आ जाएगा 4, यानी कि जितनी भी इवन वैल्यूज होगी उस पर ये कहां पर आ जाएगा? मेन पोजीशन पर आएगा। और उसके अलावा ऑड वैल्यूज पर ये कहां पर रहेगा? अपनी कुछ ना किसी स्टेट में रहेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1, 3, 5, इस तरह से वैल्यू हो गई। तो जब हम लिखते थे n बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखते थे, तो ये जो पहला नंबर होता है ये पहला नंबर होता था ग्राउंड स्टेट, सेकंड नंबर होता था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पर अब जो ये वन साइडेड बन गया, तो वन साइडेड में ये 1 जो है ये कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट। और जो ये 3 है, ये 3 क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी जो है वो कितनी हो गई? n इक्वल्स टू 3, है ना। तो n इक्वल्स टू 3 हो गई। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? वो है n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। तो n की वैल्यू आप 3 रख दोगे तो यहां से बनेगा 7/2 h कट ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है √k/m, तो यहां से बन जाएगा 7/2 h कट √k/m, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। क्लियर है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी of the system described by the Hamiltonian H equals to bx square over 2m plus ax square plus bx plus c is, ऑप्शंस दिए हैं आपको। ऑप्शन ए है h कट √2a/m प्लस c माइनस b²/4a। ऑप्शन बी आपको दिए हैं h कट √2a/m माइनस c प्लस b²/4a। ऑप्शन सी आपको दिया है h कट √a/2m माइनस सी प्लस b²/4a। और ऑप्शन डी आपको दिया है h कट √a/2m प्लस सी माइनस b²/4a। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। देखो हैमिल्टोनियन जो होता है, जो आप इक्वेशन लिखते हो ना माइनस h कट स्क्वायर, ये जो लिखते हो आप टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन लिखते हो, आप इक्वेशन लिखते हो माइनस h कट स्क्वायर/2m और आप इसको लिखते हो del2/del(x2 साई प्लस vx साई इक्वल्स टू ई साई, ऐसा आप लिखते हो। तो यहां से मैंने इसको ऐसा बना दिया del2 साई/del(x2। ये जो होता है ये वाला पूरा पैरामीटर, ये जो वैल्यू होती है माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m प्लस vx, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाती है हैमिल्टोनियन h। इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है। तो अब हमें ये जो हैमिल्टोनियन है इसकी वैल्यू दी हुई है bx²/2m प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे कुछ हमें वैल्यू दी है। तो इसको इसकी जैसी फॉर्म में लाके इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। इसको हम इसके जैसे बनाने के लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं h इक्वल्स टू
बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन दोनों को सेम फॉर्म बनाने के लिए मैंने इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए एक्स प्लस बी बाई 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी। इस तरह से लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। ये इक्वेशन को मैंने इसकी जैसे लिख दिया। तो यहां पर जो अब पोटेंशियल बन रहा होगा, तो ये तो है हमारे पास किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन वी एक्स। अब इसको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर तरह लिखूं तो फॉर एल एच ओ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर, वी एक्स की जगह हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने एच नॉट, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एच नॉट, है ना। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको लिख दिया मैंने एच नॉट, और इस वैल्यू को लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? इस हैमिल्टोनियन के बराबर है। और यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर है? इस हैमिल्टोनियन के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। किस किस वैल्यू को? इस वाली वैल्यू को, h इक्वल्स टू एच नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आफ्टर कंपेयरिंग द बोथ वैल्यूज, तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम करेंगे कंपेयर। तो आफ्टर कंपेयरिंग द बोथ वैल्यूज, आफ्टर कंपेयरिंग द वैल्यूज, कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन प्लस सी, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी, ये वैल्यू तो हो गई किसके बराबर? एच नॉट के बराबर। और एक वैल्यू लिखी हुई है आपकी कौन सी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर में, इसमें एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, कौन सा वाला टर्म है? एक्स स्क्वायर, उसको कंपेयर करना है ना। ये इक्वेशन है जो ये वाली, भाई ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तो एक हो गए। अब यहां पे जब इसका एक्सपेंशन करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2bx, ऐसा कुछ बनेगा। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आएगा? a, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? k/2। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो यहां से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है? a, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है इधर से? k/2। तो यहां से k की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2a, और एच नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी? एच नॉट की वैल्यू हो गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो मिनिमम एनर्जी जो होती है, मिनिमम एनर्जी, सिंस मिनिमम एनर्जी की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है हाफ एच कट ओमेगा। ई की जो वैल्यू होती है हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच नॉट, ठीक है। हाफ एच कट प्लस ओमेगा इक्वल्स टू एच नॉट। ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी है? ये जो हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एनर्जी। ये किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। तो E की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी हुई है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एच नॉट, ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एच नॉट। और ये जो वैल्यू है के एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो? एच कट ओमेगा। तो यहां से क्या बनेगा? हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच नॉट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ई के इक्वल। तो एच नॉट की वैल्यू आपने निकाल लिया। एच नॉट की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी। तो यहां से क्या बनेगा? एच ई इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा, और एच नॉट की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी। अब आपको यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है किसकी? ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कैसे करोगे आप? यहां से करोगे। के बराबर क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। सिंस के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा 2a, और ओमेगा बराबर हो जाएगा यहां से अंडर रूट 2a अपॉन एम।
ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a/m। तो ये कितना हो जाएगा, ये अंदर 2 जाएगा तो 2 4, तो यहाँ से बन जाएगा h कट और ये बनेगा a/2m माइनस b²/4a प्लस c। ये आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत तिगड़मबाजी थी इस क्वेश्चन में, तो उसको मैनिपुलेट करके इक्वेशंस को फिर आंसर निकालना था। यार ये तो हैमिल्टोनियन की इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन होता है, ये ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जिस तरह से आप लिखते हो मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, उसी तरह से ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, वहां से इक्वेशन बनती है ये। जिस तरह से हम मोमेंटम ऑपरेटर लिखते हैं ना, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डी एक्स, उसी तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी। और अगर v नहीं है तो उस केस में माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, उसी को हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं। नहीं नहीं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन अलग होती है, वो अलग कहानी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, द एनर्जी ऑफ, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, आंसर भी बताना है मेरे को। द एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, is 4.1 electron volt. The frequency of vibration is म्यू की जो वैल्यू है वो गिवन है 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। ये म्यू क्या है, एच है, एच की वैल्यू है, म्यू थोड़ी है, गलत लिख रहा होगा शायद, एच की वैल्यू है, एच की, एच है, म्यू नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 3.3 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज, ऑप्शन बी आपको दिया है 2.8 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज, ऑप्शन सी आपको दिया है 3.9 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज, और ऑप्शन डी आपको दिया है 4.2 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 7/2। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कि ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, ई थर्ड, मतलब 7/2 एच कट न्यू, एच न्यू, सॉरी एच कट न्यू, एच न्यू ये वैल्यू है। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल कर रखी है, 4.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको चाहिए न्यू की वैल्यू, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 अपॉन 7, और एच कट की वैल्यू कितनी हो गई, 6.62, एच की वैल्यू सॉरी 10 पावर -34। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.8, 0.28, चेक कर लेना एक बार, 0.28 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। तो ये आंसर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर मैनिपुलेट हो जाएगा, चेक करना एक बार इसका आंसर।